अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम का पार्ट 2 आवर एनवायरनमेंट का। अब बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, समुद्र। क्या है? समुद्र। समुद्र है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये एक्वेटिक में प्रोड्यूसर कौन होता है? जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, छोटा छोटा मछली ये है। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं मछली से भी बड़ा मछली कौन होता है? फिश। ठीक है। हाँ। अब हम यहाँ पे एक और चीज बनाने जा रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे आदमी को। ठीक है, यहाँ पे आदमी है। और यहाँ पे हम एक और आदमी को बनाने जा रहे हैं। चल यहाँ पे हम इसे जहाज बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जहाज है। ये जहाज में ना, जो तुमको क्या लगता है कि जो मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है उसको कहाँ फेंकता है? कई बार समुद्र में भी जाके फेंक देता है आदमी। बड़ा बड़ा कंपनी लोग वेस्ट वेस्ट पार्ट तो इसको समुद्र में फेंक दिए। क्या किया? काला काला वाला क्या है? मोबाइल है। खराब चीज है, टॉक्सिक पदार्थ। मोबाइल की जगह कोई भी चीज हो सकता है। पानी में चला गया। पानी से सबसे पहले कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। अब ये टॉक्सिक किस में आ जाएगा? फिश में। अब यही फिश वाला टॉक्सिक फिश हम लोग खाएंगे तो ये टॉक्सिक किस में चला जाएगा? आदमी में। तो देखो किससे इनफेक्ट कहाँ टॉक्सिक्स बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब चलिए इसको और हम फिगर से दिखाते हैं। इस फिगर से देखते हैं टॉक्सिसिटी को। ये पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन है। एक फाइटोप्लैंक्टन को भले ये जो एक जो फिश है क्या केवल एक ही फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा? नहीं, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा। तो मान लीजिए जो टॉक्सिक चीज है इस फिश के अंदर फाइटोप्लैंक्टन के गया 2 ppm। ppm क्या? ये सब बात तुम्हारे समझ का बाहर है, अभी छोड़ो। ppm मतलब समझो पॉइजनस का लेवल। ये 2 ppm है तो ये वो फाइटोप्लैंक्टन खाता है 2 वो पॉइजन 2 ppm। लेकिन ये वो फिश तो बहुत सारा फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा। तो एक फिश कितने ppm को खा लेगा? मान लो 50 ppm। अब एक जो बिग फिश है स्मॉल फिश खाया, एक बिग फिश तो बहुत सारे स्मॉल फिश को भी खाता है ना। तो ये कितने को खा लेगा? 200 ppm। 200 ppm को मान लो। अब ये जो आदमी है क्या एक क्यों फिश खाता है अपनी जिंदगी में? नहीं, बहुत सारा फिश को खाएगा। तो इसमें 1600 ppm। तो इसमें देखो टॉक्सिसिटी का मात्रा क्या फिश था? सबसे कम था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं टॉक्सिक का मात्रा क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसी जो टॉक्सिक का मात्रा है, जो पॉइजनस का मात्रा है जो बढ़ते जाता है, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। देखिए किससे धीरे धीरे कितना टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ते चला गया। इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो यही है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो गल नहीं सके, जो सड़ नहीं सके, जैसे प्लास्टिक, मेटल, सब सड़ जाएगा, कर जाएगा नहीं ना। इन द बॉडी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट्स मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की ओर जा रहा है कि नहीं? ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है? जो बाद में खाते जाए वो ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो जो प्लैंटन को फिश खाया हाँ तो ट्रॉपिक लेवल बढ़ते चला जा रहा है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है तो टॉक्सिक लेवल क्या होता है? बढ़ता है। तो यही हो गया। तो क्या लिखोगे? इट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक या फिर वही नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक भी लिखोगी तो काम चल जाएगा। अगर ये वाला लाइन नहीं भी याद हो रहा है तो काम चल जाएगा ऊपर वाले। ठीक है ना। बस यहाँ पे यही याद रखना है कि ये टॉक्सिक इंक्रीज होता है वो। ठीक है ना, इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन द बॉडी, किसी की बॉडी में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बहुत छोटा सा टर्मिनोलॉजी है तो नंबर पूछ सकता है। तो ये इसी को समझ गए ना। हाँ। अब बात है यहाँ पे चर्चा हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? एक चीज और यहाँ पे देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दोज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म। दिस सब्सटेंस आर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। नेचुरल ऑर्गेनिज्म मतलब डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया फंगी द्वारा जिसको तोड़ा नहीं जा सके। प्लास्टिक क्यों हानिकारक है? क्योंकि प्लास्टिक को तोड़ा नहीं जा सकता है। प्लास्टिक कभी गल नहीं सकता है, इसी कारण वो हानिकारक होता है। ठीक है,
हाईली ट्रॉपिक लेवल उसी को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, समझ गए ना, ये हाँ। पॉल्यूशन का सोर्स होता है। अब यहाँ पे हाईली ट्रॉपिक लेवल गेट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन, ये सेंटेंस का भी लिखा था, सही है कि नहीं है? देखो ये दो सेंटेंस है, याद रखो। ट्रॉपिक लेवल तो समझ में आ गया ना, कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं फूड चेन में, उसी को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल लेवल 3, 3। और ट्रॉपिक लेवल दिखा रहे हैं। पहले पढ़ो, यहाँ पे उस चीज लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे। highest tropic level gets highest concentration of toxic where it least energy among all the tropic level। क्या बोलना चाहे, नहीं समझ में आया? चलो दिखाते हैं एक फिगर। ये देखो, ये ट्रॉपिक लेवल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मतलब इसको कौन खाया? प्लांट्स को, ग्रासोफर। ग्रासोफर को खाया, टिड्डा को खाया, ईगल, फ्रॉग, जो भी है, समझ रहे हो ना? हाँ। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे ना, तो ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो जैसे एक चीज याद रखेंगे, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, तो एनर्जी का कमी होता है, एनर्जी का कमी होता है। ये बात बताएंगे और अच्छे से। पहले एनर्जी का कमी होता है, लेकिन टॉक्सिसिटी लेवल का क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। अरे बढ़ेगा नहीं, नहीं देखियो अभी टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल क्या होता है? बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी का कमेगा। शाकाहारी क्यों बोला जाता है खाने के लिए? शाकाहारी इसका बोला जाता है क्योंकि सन से जितना भी एनर्जी होता है ना, इसको मिलेगा। मान ली 100% एनर्जी कमाया, इसको, इसके पास 100% एनर्जी है, तो इसको ही खाएगा ना, तो इसके पास है ना, इसको 10% इसको एनर्जी इसका मिल पाएगा, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। फिर इसको खाएगा ना, तो तुमको लगता होगा इसको 10 खाया तो इसका 10 का 10 एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। फिर इसका 10% मिलेगा तो कितना होगा? 1। फिर इसका ई खाएगा तो इसको कितना मिलेगा? 1 नहीं, 1 का 10% हो जाएगा 0.1, ऐसा ही कुछ करके 0.1। देखो एनर्जी क्या होता है, कम होते जाता है। ट्रॉपिक लेवल में जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। लेकिन टॉक्सिन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा तो पॉइजनस लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? कि यही जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो कैन नॉट बी ब्रोकन बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म। जो भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म से ब्रोकन नहीं हो सके उसी को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। समझ में आया? बायो मैग्निफिकेशन भी समझ में आ गया, वो भी आ गया। अब यह है ओजोन डिप्लेशन। क्या है? ओजोन डिप्लेशन। इसमें तुमको इस एक टॉपिक दिया हुआ तुम्हारे बुक में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब वैसे तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत सारा है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, बहुत सारा है, लेकिन तुम्हारे में दो ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स समझना है, मतलब पर्यावरण का क्या समस्या है। एक तो ओजोन डिप्लेशन क्या होता है उसका नहीं समझना है, एक और कुछ है प्लास्टिक वगैरह कुछ करके ऐसा है। फिर उसका निपटान कैसे हो, मैनेजमेंट कैसे हो उसका, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला है ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लीशन। देखो, इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज अ लेयर ऑफ नोन एज ओजोन लेयर। अर्थ का बहुत सारा लेयर होता है, नहीं पढ़े होगे? अर्थ का बहुत सारा लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर होता है उसको कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या चीज से बना रहता है? ओजोन, O3 से, O3 मॉलिक्यूल से। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन। Oxygen is very essential for aerobic respiration, while ozone is harmful for the both Earth and ourselves. But ozone also protect UV ray in the stratosphere। नहीं समझ में आया? देखो क्या क्या बात लिखा हुआ, पहले तो समझे। ओजोन लेयर पढ़ रहे हैं। ओजोन होता क्या है? O3। एक होता है ऑक्सीजन। कल ही बताइए दोनों ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रॉप्स। ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन क्या ओजोन जरूरी है हमारे लिए? तो हाँ, ओजोन अच्छा वाला भी ओजोन होता है, गुड, एक खराब वाला भी ओजोन होता है। तो सुनो, जो ओजोन जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, बहुत सारा लेयर होता है। तो जो ओजोन ये मान लो स्ट्रेटोस्फेयर है, तो जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जो ओजोन होता है वो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा होता है। इसके अलावा जो ऊपर का ओजोन होता है वो सब क्या इसके जो नीचे वाला ओजोन होता है वो सब क्या होता है? खराब होता है।
मतलब सारे में ओजोन पाया जाएगा जितना भी लेयर होगा? नहीं, इसके नीचे ओजोन पाया जाता है, वो क्या होता है, खराब होता है। खराब होता है, क्योंकि वो जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लेकिन जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है वो ओजोन हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, इसेंशियल होता है। एसेंशियल होता है। ये बात हो गया। तो ओजोन हमारे लिए अच्छा भी है, खतरनाक भी है, खतरनाक भी है। लेकिन हमको यहाँ पे अच्छा तरीके से मतलब पढ़ना है ओजोन, अच्छा, बुरा वाला नहीं बुरा पड़ना। वाला नहीं पढ़ना है ओजोन, ठीक है। तब यहाँ पे देखो सारा बात क्लियर हो जाएगा। इन अर्थ एटमॉस्फेयर देयर इज अ लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर। अर्थ के जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर उसमें ओजोन पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ऑक्सीजन से मेड होता है, 3 ऑक्सीजन को मिलाकर एक ओजोन लेयर बनता है। ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ओजोन इज हार्मफुल फॉर बोथ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन ओजोन क्या है, हार्मफुल है। बट लेकिन जो ओजोन हमको प्रोटेक्ट भी करता है यूवी रे से। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। तो पूछेगा अच्छा वाला ओजोन कहाँ रहेगा, तो क्या बोलोगे, अच्छा वाला स्ट्रेटोस्फेयर स्फीयर में रहता है, याद हो क्या। अब यहाँ पे देखो पूछता है एग्जाम में, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जो 3 से मिलकर बनता है। तो ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन रहेगा इन्वायरमेंट पर। हाँ। यहाँ से सन से क्या होता है, सन से यूवी रे निकलता है ना, बहुत सारे लेट नहीं पढ़ रहे हो पीछे, हाँ पढ़े तो। यूवी रे खतरनाक रे निकलता है। तो ये यूवी रे क्या करता है, बहुत पावर रहता है इसके पास, तो ये ऑक्सीजन को तोड़ देगा। तब कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ये और एक ये। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। सन के पास एक यूवी रे है, ये है सन। हाँ। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहो पहले। यहाँ पे हमारे पास क्या, हवा में ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है। जी कट गया, ये है सन। हवा में बहुत सारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यूवी रे निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, यूवी रे निकल रहा है। यूवी रे क्या करेगा, इस ओजोन को तोड़ देगा, अपन ऑक्सीजन को तोड़ देगा, यूवी रे तोड़ देगा। तो 2 पार्ट बना देगा, एक ऑक्सीजन ई, एक ऑक्सीजन ई। याद रहेगा, यूवी रे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को तोड़ रहा है। यूवी रे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को तोड़ रहा है। यूवी रे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को तोड़ रहा है। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन मतलब ओजोन जो O3 उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो एक तो 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऊपर में है। इसके बाद हवा में और ऑक्सीजन जो कोई को तोड़ पाया, कोई को नहीं तोड़ पाया। तो जो ऑक्सीजन बचा रह गया, मान लो इसको तोड़ दिया, लेकिन इसको तो नहीं तोड़ पाया ना, हवा में मौजूद है। यहाँ से वो ऑक्सीजन अकेला घूमता घूमता क्या करेगा, देखेगा क्या मेरा ही आदमी है, चलो इसके साथ क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या बना देगा, दूरी है, ये क्या बना देगा, ऑक्सीजन O3 बना देगा। क्या बना देगा, O3 बना देगा। समझ गया ना कैसे होता है। हाँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दिस इज फॉर्मेड बाय द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज के द्वारा होता है। ये जो यूवी रेज क्या करता है, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, यूवी रे आया सन से, ये ऑक्सीजन 2 है तो इसको तोड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ये ऑक्सीजन बेचारा अकेले घूमते रहेगा, तो इसको दिखाई पड़ेगा, ए तुम तो मेरा ये जिसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो 3 ऑक्सीजन बन गया, देखो बन गया ओजोन। यही ना है ओजोन। The ozone layer protects us from sun harmful UV ray, but now the ozone layer is depleting due to human interference. ओजोन रो क्या हो रहा है, ओजोन कैसे बन, ओजोन लेयर क्या करता है, हमको यूवी रे से बचाता है। ओजोन को बनाता है भी यूवी रे, नहीं बना रहा है यार, अभी बना रहा है, बंद कर। इससे बचा भी रहा है, ओजोन यूवी रे से बचाता भी है, ओजोन जिसका खाया उसी का, वही बात है। समझ में आ गया ना। हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, मानव गतिविधि के कारण क्या हो रहा है, इसका लेयर कमजोर होते जा रहा है। देखो हमारे एटमॉस्फेयर इस अर्थ है, तो इस सन का यूवी रे नहीं आना चाहिए, इसके लिए बहुत सारा ओजोन लेयर बना हुआ है, इसे। अच्छा। लेकिन अगर ये ओजोन लेयर पतला हो जाएगा तो यूवी रे धरती पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो इसके पहुंच जाएगा तो पता है बहुत सारा बीमारी हुआ। देखो यहाँ पर क्या होता है, ओजोन लेयर के अति से इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर,
स्किन कैंसर हो सकता है, फिर से आदमी को कैटरेक्ट हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसी का ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है इसी कारण। इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे दिया है कि कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर आखिर क्यों डिप्लीशन हो रहा है। हम यहाँ पर क्या सीखे कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे करता है, यूवी करता है। यूवी करता है। ओजोन लेयर क्यों जरूरी है, क्योंकि यूवी रे को रोक दे। पे। लेकिन ये ओजोन का जो ये लेयर है, हाँ। ये कमजोर किस तरीके से हो जा रहा है, डिप्लीशन किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो देखो बहुत सारा कुछ केमिकल्स हैं, जैसे एसी है, एसी से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज से भी निकलता है ये HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किससे निकलता है, फ्रिज से। फिर मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इन सभी से क्या निकलता है, ये गैस निकलता है। कौन कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैस निकलता है। फिर एक मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सबसे ज्यादा ओजोन के लिए क्या है, खतरनाक है। क्योंकि वही गैस हवा में जब आता है नीचे से ऊपर की ओर से इसको क्या करेगा, छेद कर देगा, जिसके कारण यहाँ से यूवी इंटर कर जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस तरीके से होता है, ये तो समझ ही गए हो, समझ गए हो ना। हाँ, ये तो कारण है ना, अभी डिप्लीशन समझे ना, ये कारण है। तो देखो किस तरीके से होता है, ये रिएक्शन सब याद रखो, जैसे जैसे CFC है, हवा में पहुंच के ऊपर यूवी रेडिएशन के साथ क्या बना देगा, CFCl2 और एक Cl2। फिर ओजोन तो हवा में मौजूद है और O3, इससे क्या जुड़ जाएगा जाके, Cl, तो ये क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन और ClO, ओजोन तो गायब हो गया। तो इसी कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, हानिकारक। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फर्स्टली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, कोई यूज किया आदमी और वो रिलीज हो गया हवा में। ठीक है, देन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक डाउन बाय द सन यूवी रे। अब क्या यूवी रे यहाँ पे इंतजार कर ही रहे इसको, अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करेगा, सन तोड़ देगा। इसमें से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन को पसंद है। कब ऑक्सीजन को क्या करेगा, चिपक जाएगा, एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही वो बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ हवा में ऑक्सीजन नहीं रह गया, ओजोन कहाँ रहा। तो ड्यू आफ्टर दैट द क्लोरीन रिएक्ट विद O3 एंड डिप्लीट विद द ओजोन लेयर। ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट जो यूवी रे रिएक्ट करेगा अर्थ पॉइजनस फैलाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। चलो एक बार फिर से बताते हैं कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है। यहाँ देखो, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, सन के यूवी रेस के साथ। सन के यूवी रेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे देखो CFCl2 प्लस क्लोरीन, ये आ गया। सेकेंड स्टेप, क्लोरीन तो CFC में से, क्लोरोफ्लोरो में से क्लोरीन निकल गया। अब क्या है, क्लोरीन रिएक्ट करेगा, क्लोरीन जब अब हवा में तो क्या है, ऑक्सीजन ओजोन है। अब इससे क्या रिएक्ट करेगा, क्लोरीन ऑक्सीजन को, एक तीनों ऑक्सीजन भाई को देखना नहीं चाहता है, बंटवारा करा देगा। अभी करा देगा तो क्या बच जाएगा, एक ऑक्सीजन दो भाई के एक साथ कर देगा, अपने क्या करेगा, जिसके साथ इसका दोस्ती इसको पकड़ लेगा, तो हो गया ना। ये नहीं बनना चाहिए, ये तो है ही, अब कितना ऑक्सीजन बनाएगा भाई, ओजोन तो रहने दो। तो ये क्या है, हो जाएगा। बाकी इंग्लिश में भी लिखा है, सबको याद करने का कोशिश करेंगे। लेकिन पूछेगा कि कैसे ओजोन डिप्लीशन होता है, तो एकदम ये लिखने आना चाहिए रिएक्शन, बाकी तो अपने भाषा में लिख ही सकती हो फिगर बना के। ठीक है, ये ओजोन हो गया डिप्लीशन, ये हो गया। एक सेकंड, एक और चीज यहाँ देखो, चलिए ओजोन के बारे में फिर से बिना देखे हम लिख सकते हैं। ओजोन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये टॉपिक चल रहा है। इसके बारे में क्या पढ़ा है, व्हाट इज ओजोन लेयर, है ना, यही ना पढ़ा है, व्हाट इज ओजोन लेयर। तो तुम बताए कि ओजोन लेयर मतलब होता है ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल। ओजोन लेयर इज फॉर्मेड बाय, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 ऑक्सीजन। ये बताए विच आर प्रेजेंट इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, ये बात याद हो गया। दूसरा पॉइंट में ये सवाल आया था कि जो ओजोन बनता कैसे, हाउ ओजोन लेयर फॉर्म कैसे बनता है। तो तुम बताए कि हवा ऑक्सीजन में O2 रहता है, और O2 किससे रिएक्ट करता है, यूवी रे से, जो सन से निकलता है।
तो इसको तोड़ देगा 2 ऑक्सीजन में। 2 ऑक्सीजन में। अब ये जो एक ऑक्सीजन है ये हवा में प्रेजेंट एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा ओजोन। O3। तीसरा सवाल यहाँ पर ये था, ओजोन बन गया, तब ओजोन बन गया तो ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? डिप्लीशन क्यों हो रहा है? तो तो CF ओजोन डिप्लीशन हो रहा है क्योंकि इसका बहुत सारा कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड गैस, ये सब है। लेकिन इसका रिएक्शन लिख के देखा है कि ओजोन का डिप्लीशन किस तरीके से हो रहा है। तो ओजोन का डिप्लीशन किस तरीके से हो रहा है, मान लीजिए कि कोई गैस CL गैस यूज कर रहे, CFC बोलते हैं इसको, ठीक है, CFC क्या बोलते हैं? CFC सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किसके साथ जाके रिएक्ट कर रहा है? करेगा ये यूवी UV के रेस, सन से जो निकल रहा है। तो क्या बन जाएगा? CFCl2 प्लस एक क्लोरीन। लेकिन ये क्लोरीन हवा में आ गया। अब इस तो ऑक्सीजन तीनों भाई को एक साथ देखना नहीं चाहेगा, जिसको क्या करेगा? अपनी बीवी के साथ चला जाएगा। दो भाई को अलग कर देगा। एक भाई को अलग करके ClO आ गया। तो ये क्या हो गया? ओजोन टूट गया कि नहीं टूट गया? इस सारा बात को इंग्लिश में भी लिखेंगे और ये रिएक्शन तो पूरा याद ही होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया तो क्या हो गया? तो लिखोगे कि यहाँ पे स्किन कैंसर हो सकता है, DNA डैमेज हो सकता है और कैटरेक्ट हो सकता है। सारे बात को एक पन्ना में समेट दिए, कौन करेगा इतना? अभी भी नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारा किस्मत खराब है, समझो। फिर कितना बात को याद कराया जा रहा है, समझ में आया? हाँ। तो याद हो गया ये। इसमें क्या है, ओजोन से क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर क्या होता है, ये बता दोगे स्ट्रेटोस्फीयर में, ये सारा बात। ओजोन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है, फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन का कारण क्या है, ये लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण क्या है, फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है इसमें, तो बता दिए। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया तो क्या हो गया, तो ये चीज़ होगा। फिर उसके बाद है एक तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम समझ गए, ओजोन लेयर डिप्लीशन। एक है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट हमारे पास क्या होता है? वेस्ट मतलब पूरा कचरा, वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का। अब वेस्ट मैनेजमेंट भी एक हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। एक होता है पूरा कचरा का वेस्ट, क्या बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वैसे वेस्ट को कहते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया फंगी है, ब्रेक डाउन कर दिए। जैसे वूल वेस्ट हो गया, गोबर हो गया, पेपर हो गया, फ्रूट हो गया, वुड हो गया, ये सब अपने आप से उगल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर क्या करेगा, इस सब के ऊपर ब्रेड मोल्ड, सॉरी हाँ वही ब्रेड मोल्ड, सही बात है। फंगी आ गया, ब्रेड मोल्ड खा गया, खत्म, टाटा। और उसके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय द डिकम्पोजर्स। समझ में आ रहा है? हाँ। तो जैसे एल्युमिनियम फॉइल हो गया, ये कहाँ से थी, कभी ब्रेक नहीं होगा, ये पॉल्यूशन कभी खत्म नहीं हो सकता है दुनिया से। जला के नहीं हटा देंगे, जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा जो कि और खतरनाक है आदमी के लिए। इसको ऐसे छोड़ दो। आयरन नेल हो गया, DDT हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। DDT एक कीटनाशक होता है, इसको याद रखो, बोलता है इसमें से चुनने के सबसे भयानक क्वेश्चन इसमें से ये पूछेगा MCQ में, हम देखे बच्चा लोग इसमें बहुत फंसता है। तो ये याद करके चल जाता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल वो ये नहीं पकड़ पाता है, ठीक है ना। ये अल्युमिनियम फॉइल क्या है, सर गल सकता है कभी नहीं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आयरन नहीं कर सकता। DDT बहुत बार पूछता है, DDT ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कीटनाशक है, मारने वाला दवाई, ये जो कूड़ा मकोड़ा मारते वही DDT बोलते हैं उसको। अच्छा। रेडियो एक्टिव वेस्ट कभी हो सकता है, नहीं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एलिमेंट कभी सर गल सकता है नहीं ना। तो यही चीज है। कौन बायोडिग्रेडेबल, पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, फ्रूट क्या है, बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया। तो लेकिन इसका टेक्निक क्या है, इसको हम मैनेजमेंट भी तो सीखें। हम ओजोन डिप्लेशन देख इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजमेंट भी तो सीखे हम लोग कि उसको क्या कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम यूज करें। लेकिन अब इसी तरीके से इसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका 3 तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सब किसके लिए चल रहा है वेस्ट का मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल के लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल के कोई उपाय है नहीं है। 3 तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग कर सकते हैं। एक तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, एक लैंड फाइल्स, एक इंक्रिएशन, ऐसे कुछ करके इंसिनरेशन, ठीक है ना। इन 3 तरीके का मेथड्स को हम अपना सकते हैं, किसके लिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो ये कंपोस्ट बना सकते हो। दिस टेक्निक इज यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट
इसमें जो वेस्ट को है मैन्योर और कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। बचपन से पढ़ते आ रहे सब। लैंडफिल, सारा कूड़ा कचरा को जाके डंप कर देंगे। और वो ठीक है ना। ये बायोडिग्रेडेबल के लिए भी कर सकते हो, फॉर बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जाके उसको रख दो प्लास्टिक को उसमें। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के लिए। इन क्रिएशन क्या चाहिए? इन दिस टेक्निक द वेस्ट इज बर्नेड एंड कन्वर्टेड इनटू एस। मतलब सारा वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायो, इसको जला दो, इसमें से क्या निकलेगा? एस। ये मेनली बायोडिग्रेडेबल ही करेंगे, उस नॉन बायोडिग्रेडेबल उसमें तो बहुत सारा गंदगी निकलेगा हवा में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो एस आ गया राख, इसको हम देखो, ये जो वेस्ट है इसको हम जला दिए, इससे निकल गया राख। इस राख को क्या रख देंगे? मैन्योर की तरह काम करेगा। किसमें? खाद के प्लांट में। तो चलो अब हम लोग क्या पढ़ लिए? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से एक और पढ़ रहे जिसका नाम है वेस्ट में पढ़ रहे कि वेस्ट दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ। अब हम लोग क्या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से एक और लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको कहते हैं जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है, किसके द्वारा? बाय डिकम्पोजर्स, यानी कि फंगी और बैक्टीरिया। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। ब्रैकेट में करके लिख देंगे। उसके इसके एग्जांपल याद कर लेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल क्या क्या होता है, बताइए। फूड हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल का डीडीटी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल नहीं फॉइल, और उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब हमारे पास क्या, इस वेस्ट को किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं क्या? लैंडफिल। एक कर सकते हैं हम लोग क्या? मैन्योर कंपोस्ट, या मैन्योर बना के। एक क्या कर सकते हैं? इंक्रेशन में क्या करते थे कि ऑल द वेस्ट आर बर्न एंड देन वी कलेक्ट एस एंड दिस एस विल एक्ट एज ए मैन्योर फॉर प्लांट। कर सकते, जला के जो ऐसा था उसको प्लांट के रूप में यूज कर लेते थे। ठीक है। एक है मैन्योर, इस सब अपने से बना लिख सकते हो कि ये कंपोस्ट के लिए क्या है, वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर और कंपोस्ट में, लिख सकते हो ना भाई। ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट बस याद करना है। अब चलिए एमसीक्यू इसमें देखते हैं कि द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मेजर कॉज क्या? एरोसोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नॉट नोन। एरोसोल होगा। एक और बुक में नहीं दिया हुआ कहीं पे, लेकिन ओजोन डिप्लीशन के लिए एरोसोल भी होता है खतरनाक। ठीक है। एरोसोल क्या होता है ये क्लास में समझोगे, ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ। मेन रीजन ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये सबसे ज्यादा मेन कैसे करता है ये ओजोन डिप्लीशन? CFC है, तो यूवी रे के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CFCl2 प्लस Cl2, और ये Cl2 जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? तो क्या बना देगा? O2 प्लस ClO। अब यहाँ पे देखो ये सवाल, ओजोन डिप्लीशन का क्या कारण है? यूज ऑफ एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर एंड स्प्रेस। यूज ऑफ एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर, वाटर फिल्टर्स में थोड़ी ना होता है, कोई गैस थोड़ी निकलता है। फिल्टर में से कोई गैस निकलता है हमारे घर में। स्प्रे एयर कंडीशनर, क्या सिर्फ यही होगा? यूजिंग ऑफ वॉशिंग मशीन में से कुछ होता है? नहीं। तो फिल्टर में से थोड़ी होता है। सिर्फ देखो कहाँ कहाँ से CFC गैस निकलता है, मतलब ये पूछना चाह रहा है।